सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के बारे में। आप सभी का सबसे ज़्यादा डाउट है, पेपर अभी नहीं हुआ है फिर भी, कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी और मेरा काउंसलिंग कब से होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के बारे में विधिवत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आप सभी को ऑलरेडी इस चैनल पर देता आ रहा हूँ, तो चैनल से आप जुड़कर रहिएगा। और सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के दिन, काउंसलिंग के दिन 10-10, 20-20 वीडियो बनती हैं दिन भर में, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेट हो जाएगा सारी चीज़ें। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सअप की तरह है, तो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग। देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, उसके पहले एंट्रेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका पता है कि 13 से 18 के बीच में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, 13 जून से 18 जून के बीच में कंडक्ट हो रहा है। और आपका जो आंसर की आएगा, मैंने बता दिया है आपको कि 23 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। और यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आंसर की का जो बहुत ज़्यादा है, लॉजिक अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर की के पीछे मत जाइए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको रिजल्ट की डेट बता रखी है। ठीक है, जो आपको रिजल्ट है वो 1 जुलाई को आएगा। ठीक है, 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट में स्कोर आएगा वो एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। ठीक है, कैसा स्कोर आएगा मेरे प्यारे साथियों? नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर मैंने बताया है कि जब एक शिफ्ट से ज़्यादा पेपर होते हैं, यानी सपोज 13 तारीख को पहले शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट में पेपर है, फिर 14 को भी पेपर है 3 शिफ्ट में, 15 को भी 3 शिफ्ट में पेपर है, टोटल 9 शिफ्ट में पेपर है सपोज ग्रुप ए का। तो जब अधिक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपका जो भी पहला शिफ्ट है सपोज, उसमें पेपर इजी आ गया, दूसरे में थोड़ा सा टफ आया, तीसरे दिन थोड़ा सा टफ आया, तो सबको इक्वल कर देता है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके नंबर घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पहले दिन, दूसरे दिन पेपर काफ़ी इजी रहते हैं और तीसरे दिन काफ़ी टफ रहते हैं। तो आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको मिलेगा। रॉ स्कोर एक आएगा जो आंसर की में देखोगे, उस रॉ स्कोर से आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो आपके पेपर के टफ होने के लेवल के ऊपर निर्भर करता है। अब आपका पेपर टफ है ज़रूरी नहीं है, और के कंपेयर में कितना टफ है उसके आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अप्लाई होता है। क्लियर हो गई बात? वैसे मैंने कई सारी वीडियोस में बता रखा है, आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में कि आपको आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कैसे देखना है। ORCR जिसे कहते हैं। ORCR का क्या मतलब होता है कि कोई भी काउंसलिंग करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पता होना चाहिए। सपोज ये मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, अब यहाँ पर मुझे मैकेनिकल ब्रांच लेनी है, तो वहाँ पर पहले राउंड की काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सपोज 2604 से लेकर 5273 तक क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेट है वैसे ये। ठीक है, तो ये है आपका क्लोजिंग रैंक। तो इसके बीच में अगर आपका रैंक वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आप सभी जरूर मतलब इस कॉलेज को फिल करें। ये है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का लॉजिक। दूसरी बात, मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो ब्रांच को देनी है। एक अच्छी ब्रांच आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कॉलेज होना जरूरी है, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा ब्रांच को। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मतलब अच्छी ब्रांच है, जो आपकी पसंद ब्रांच। अब ऐसा नहीं कि आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, अगर आर्किटेक्चर के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है या आपका कोई खास है जो आपको अच्छी जानकारी दे सकता है तो लीजिए, वरना आप कोर ब्रांच मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की तरफ जाइए। इससे क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अच्छा नौकरी का चांस है। टाटा वगैरह की वैकेंसी ऑनलाइन आती रहती हैं, तो अगर आप एक स्टडीएल से भी कॉलेज हैं और टाटा की वैकेंसी को फोड़ सकते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आप 25,000 से 30,000 की जॉब आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी ब्रांच ही बेकार है जिसमें टाटा की वैकेंसी नहीं आती, तो आप कैसे कर पाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छे कॉलेज की प्रायोरिटी जरूर देना, लेकिन उसके पहले एक अच्छे ब्रांच की प्रायोरिटी आप सभी जरूर दीजिए। फाइनली हम आते हैं अपने काउंसलिंग के ऊपर। देखिए, आपको काउंसलिंग करने के लिए कम से कम आपका 1 नंबर अवश्य होना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता ही है, तो आपके 1 नंबर से ऊपर ही आएंगे। उसको लेकर के मुझे आशा है कि आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आपको काउंसलिंग करने के लिए बता दूं कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए होने चाहिए। अगर आप एंट्रेंस नहीं दिए हैं तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए आप सभी। 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आ रहा है।
पहले क्या होता था, ध्यान से, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए, न्यू अपडेट है। पहले क्या हुआ था लास्ट ईयर कि जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे उसके साथ ही आपका आधार कार्ड और आपका डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गया, आय हो गया, ये सब अपलोड किया जा रहा था, आधार वेरिफिकेशन किया जा रहा था। लेकिन इस बार फिर से प्रोसेस को हटा दिया गया है। तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी 5 जुलाई है। कब है मेरे प्यारे साथियों? रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 5 जुलाई से है। अब आपका 4 से 5 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन में आपका 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, ठीक है। 300 रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन कराओगे आप। उसके बाद क्या होगा कि आपका जितना भी रैंक रहेगा उसके आधार पे कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं। अब कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। उसको लेकर के आप बिल्कुल घबराएं नहीं, हर एक कॉलेज का डाटा अपने पास मौजूद है, उनको आपको दिखाऊँगा, ठीक है। उसके आधार पर आप क्या करोगे? चॉइस फिलिंग। तो पहला जो राउंड चलेगा उसमें आपने चॉइस फिलिंग करा, आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है। पहला कोई राउंड चला उसमें आपने चॉइस फिलिंग करा, आपको कोई कॉलेज मिल गया। तो अगर आपको कॉलेज सबसे ऊपर वाला मिल गया है तो उसके बाद आप उसमें आगे नहीं जा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि आपको कॉलेज उस ऑर्डर में फिल करना है, उस क्रम में फिल करना है। जैसे कि आपको सपोज सबसे पहले लखनऊ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए गाज़ियाबाद, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए मुरादाबाद, उसके बाद आपको चाहिए बरेली, ठीक है। समझ गए? अब लोग क्या करते हैं कि कहीं बरेली फिल कर दिए, फिर मुरादाबाद कर दिए, तो फिर उसके बाद गाज़ियाबाद कर रहे हैं तो लखनऊ, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले यही मिलेगा, बरेली वाला ही, ठीक है। उसके बाद मुरादाबाद को देखेगा वो। जैसे उसने देखा रैंक, बरेली की रैंक 3000 है और आपकी रैंक 2500 है, ठीक है। तो आपकी रैंक तो अच्छी है बरेली के कंपेयर में, ठीक है। तो बस उसने क्या करा, आपको सीट दे दिया, ठीक है। अब आपको चाहिए लखनऊ, तो अब सबसे पहले जब आपको बरेली मिल गया तो लखनऊ को थोड़ी दे गया। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले उस कॉलेज को फिल करें जो सबसे टॉप का कॉलेज हो और सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसको प्रायोरिटी हो, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज के ऊपर फिर लोग कॉलेज को करना है फिल, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात भी आपको मुझे अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आएगा? अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अगर आपको उस लेवल का कॉलेज नहीं मिला है आपके रैंक के आधार पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है फ्लॉट। जैसे ही आप फ्लॉट करोगे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? फ्लॉट करने पे, ठीक है, फ्लॉट करने पे आपको 3000 रुपये जमा करना होगा सिक्योरिटी फ़ीस। 3000 जमा करेंगे तो अगले राउंड में चले जाएंगे। अगर अगले राउंड में कोई और अच्छा कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर से कॉलेज वही क्या कर दिया जाता है? रिपीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप 3 राउंड तक कराओगे। 3 राउंड तक अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो आपको चौथे राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा उसे आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसे आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फ्रीज। आपको पता, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आपको फ्लॉट नहीं करना है, आपको कॉलेज लेना है तो उसे करना पड़ेगा फ्रीज। फ्रीज करने के बाद क्या करना होगा? 3000 रुपये जमा करना होगा। 3000 जमा करने के बाद क्या होगा? डीबी कराना होगा। डीबी कराने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जहां आपको कॉलेज मिला है। लेकिन आपने फ्लॉट करा तो 3000 जमा करा आपने, तो उसके बाद डीबी नहीं होगी, ठीक है। क्यों डीबी नहीं होगी? क्योंकि भी आपने कॉलेज नहीं लिया है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आपका क्या होगा? फ्रीज। और आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके रिपोर्टिंग करने से पहले आपको टोटल फीस जमा करना होता है। टोटल फीस ऑनलाइन ही जमा होता है, यहीं पर घर बैठे बैठे। जैसे आप टोटल फीस जमा करोगे आपको मिलेगा एडमिशन लेटर। वही एडमिशन लेटर लेकर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब आप खुद से जाओगे अपना वहाँ पर एडमिशन फॉर्म वगैरह लेकर, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे और आपका एडमिशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। इसके बीच में कई सारे लेटर हुए जो आपको बचा कर रखने हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जब आपका राउंड रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन लेटर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस के माध्यम से दिखाता रहूँगा लाइव टू लाइव, जिससे आपको काउंसलिंग में बहुत मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो 5 जुलाई का आप वेट कीजिए। तो कैसी रही इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।